Hello everyone in the Ansakari. Today we are going to study about the soil, which is an integral component of our lithosphere और अपनी एक अहम भूमिका सोइल की है जिसमें वो एग्रीकल्चर को सस्टेन करती है, नेचुरल वेजिटेशन को सस्टेन करती है। बहुत सारी प्रजातियों के लिए वो हैबिटेट है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। कैश क्रॉप्स है, कमर्शियल क्रॉप्स है, सस्टेनेबल क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो उसको प्रोवाइड करती है। हमारे ग्राउंड वाटर टेबल के अंदर जो रिचार्ज करने की कैपेसिटी है उसके अंदर भी एक सॉइल कंपोनेंट होता है। जो फ्रेश वाटर आपको मिलता है उसमें कुछ कंपोनेंट आपको सॉइल के अंदर भी मिलता है। सॉइल एज ए लिमिटिंग फैक्टर भी होती है। अलग अलग वैरायटीज हम सॉइल की देखते हैं जिसमें डेजर्ट लाइक होती है, एरिड होती है, वेट होती है, सेमी एरिड होती है, ब्रैक्रिश होती है, अल्कलाइन होती है, रेड होती है, लेटराइट होती है। डेक्कन प्लेटू पे मिलने वाली ब्लैक सॉइल, अलग अलग नामों से सॉइल को जाना जाता है, कैटेगराइज किया जाता है बेस्ड ऑन इट्स टेक्सचर, एल्टीट्यूड एंड इट्स कॉम्पोजिशन। सॉइल की जब हम बात करते हैं तो सॉइल का एक कॉम्पोजिशन होता है जिसमें सैकड़ों साल के बाद सॉइल है बनती है बाय द एंडोजेनिक एंड द एक्सोजेनिक फोर्सेस, जिसके अंदर हमारी जो इग्नियस रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है, उनका डिसइंटीग्रेशन होता है बाय द एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। उसके बाद जब उनका डिपोजिशन होता है उसके बाद ह्यूमस एक्टिविटीज वहां पर क्रिएट होती है, तो सालों के बाद, सैकड़ों सालों के बाद हमें जो सॉइल फॉर्मेशन है वो देखने को मिलता है। सो इन इटसेल्फ सॉइल मेकिंग प्रोसेस अ वेरी लेंदी, वेरी वी कैन से अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो इसी के संदर्भ में आज हम बात करेंगे अलग अलग एस्पेक्ट्स में कि कैसे सॉइल मिलती है, कहाँ कितनी मिलती है, क्या क्या उसकी क्वालिटीज हैं एंड क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस। अगर हम बात करें सॉइल इन द वर्ल्ड, तो यूनाइटेड नेशन एफएओ जो कि रोम इटली के अंदर लोकेटेड है, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूएन की एक स्पेशलाइज एजेंसी भी है, इंटर गवर्नमेंटल एसोसिएशन है, जो कि अलग अलग रिपोर्ट्स भी निकालता है, चाहे वो हंगर की रिपोर्ट हो, चाहे वो पॉवर्टी की रिपोर्ट क्यों ना हो। तो 2015 के अंदर यूएनएफएओ और इंटर गवर्नमेंटल टेक्निकल पैनल ऑन सॉइल, इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की जिसका नाम है स्टेटस ऑफ वर्ल्ड सॉइल रिसोर्सेज। ये नेम ही अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है, जो बता रहा है कि वर्ल्ड की सॉइल का क्या स्टेटस है, कितने डिसइंटीग्रेशन है, कहाँ पर है, कितनी कैसे। तो यहाँ पर डाटा लिया गया था फ्रॉम द 1660 कंट्रीज एंड द डाटा पूल वाज ऑफ 200 सॉइल। तो रिपोर्ट के हिसाब से जो वर्ल्ड की सॉइल्स हैं वो 10 मेजर थ्रेट्स को फेस कर रही है या करने जा रही है या कर चुकी है। पहला है न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस। न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस में कहीं पर न्यूट्रिएंट नहीं है, कहीं पर ज्यादा है। इंडिया की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी सॉइल्स हैं जहां पर आपको पोटाश और फोस्फोरस एम्बिएंट वैल्यू में मिलता है और कहीं पर आपको नहीं मिलता। बहुत सारी ऐसी सॉइल्स हैं जहां पर बिकॉज ऑफ एक्सेस न्यूट्रिएंट सप्लाई यूट्रोफिकेशन हो जाता है, वीडी साइट्स बन जाते हैं, उनको हटाने के लिए आप जिप्सम डालते हैं, उनको हटाने के लिए आप वीडी साइट्स डालते हैं। एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन जब आप सॉलिफिकेशन हो जाता है सॉइल के अंदर, यानी एसिड सॉइल बन जाती है। दो तरीके से बनती है, पहला एसिड रेन हुई, और दूसरा दूसरा आप जो है आपने इतना ज्यादा फर्टिलाइजर यूज किया है कि एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है सॉइल की। बायोडाइवर्सिटी लॉस, डिफोरेस्टेशन बहुत लार्ज स्केल पे होता है, उसका रिजल्ट होता है। किलिंग होती है, पोचिंग होती है। कंपैक्शन, कंपैक्शन आपका फ्रीजिंग टाइम पर होता है जिसमें ज्यादा ठंड होने की वजह से परमाफ्रोस्ट कंडीशन या फिर कंपैक्शन हो जाता है, अकड़ जाती है मिट्टी। कंटामिनेशन, पोल्यूशन, डस्ट, वेस्ट पार्टिकल्स। अगर हिमालयन स्टेट्स, वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट रीजन है सॉइल के कंटामिनेशन का, वो है आपका इररिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। आप प्लास्टिक्स यूज करते हैं, जमीन पर फेंकते हैं, वो कंटामिनेशन करता है। इरोजन होता है जिसमें फ्लड भी है, ड्राउट्स भी हैं, हॉट वेट एयर भी है, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस भी हैं। ऑर्गेनिक कार्बन लॉस, ऑर्गेनिक कार्बन लॉस हम देखते हैं कि जिसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वहां से भी कार्बन लॉस होता है, और इसी के लिए हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी करते हैं। सेलिनाइजेशन, सेलिनाइजेशन ज्यादा आप इरिगेशन में पानी डाले जा रहे हैं, उससे सेलिनाइजेशन बढ़ जाता है। सीलिंग बाय आर्टिफिशियल मटेरियल्स और वाटर लॉगिंग, ज्यादा वाटर लॉगिंग होने से जो सॉइल है उसके अंदर एक हम बोल सकते हैं जो सॉल्ट की लेयर है वो क्रिएट हो जाती है उसके सरफेस पर, और अनप्रोडक्टिव वो लैंड हो जाती है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड हो जाती है जिसको हमें छोड़ना पड़ता है 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए। अगर आप बात करें स्टेट ऑफ सॉइल्स इन इंडिया, तो हमारे यहाँ एक प्रोमिनेंट रिसर्च एजेंसी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सॉइल से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, जिसका नाम है आईसीएआर। दिल्ली के करोल बाग रीजन पूसा के अंदर लोकेटेड है, इसको पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। इसके अलग अलग ब्रांचेस हैं इंडिया के अंदर।
और एग्री साइंटिस्ट प्रोड्यूस करती है, एग्री रिसर्च को प्रमोट करती है, और कहीं ना कहीं सोशल और साइंटिफिक इंजीनियरिंग का ये प्राइम एग्जांपल है इंडियन एग्रीकल्चर और सॉइल रिसर्च फील्ड के अंदर। अराउंड 5.3 बिलियन टन ऑफ सॉइल, इनका ऐसा मानना है, इरोड हो चुकी है और इरोड होती है हर साल, जिसमें कि 29% परमानेंट लॉस्ट हो चुकी है सी के अंदर, 10% रिजर्वोयर के अंदर डिपॉजिटेड है, उसकी भी स्टोरेज कैपेसिटी रिड्यूस होती जा रही है। तो 29% लॉस्ट हो चुकी है, 10% रिजर्वोयर के अंदर है जो रिड्यूस हो रही है, और 54 लाख टन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट जो है वो वॉश हो चुके हैं, वॉश लगे हो चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? डिफोरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत लार्ज स्केल पर हो रहा है, टेरेस कल्टीवेशन होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको झूम आदि के नाम से जाना जाता है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट जिसमें सबसे ज्यादा हम देखते हैं डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिल रहे हैं, वहां पर सोइल इरोजन बढ़ती जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, तो ये हमारा डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर, जिसका एक प्रोग्राम था 2008 के अंदर, जिसमें 3 सब कंपोनेंट थे। पहला वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, वेस्टलैंड यानी कल्चरेबल वेस्टलैंड, कम्युनिटी वेस्टलैंड, वहां पर आप एफोरेस्टेशन करवाएंगे। जो आपकी पंचायत होती हैं, जो आपकी हम बोल सकते हैं ग्राम सभा होती है, उनको पुश किया जाता था कि आप कल्चरेबल वेस्टलैंड को ऐसे ही मत छोड़िए, उसके ऊपर कुछ ना कुछ आप ग्रेजिंग एक्टिविटी चलती रही, इस तरीके का कुछ करिए। अगर आप छोड़ते हैं तो उसका ध्यान भी रखिए, पौधारोपण कीजिए, एफोरेस्टेशन कीजिए। ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम, यानी ड्रॉट जहां जहां पर आते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान गुजरात हो, एवरीथिंग, एवरी स्टेट इज अ पार्ट ऑफ ड्रॉट हैजार्डस रीजन। अगर आप ड्रॉट मैप देखते हैं तो ड्रॉट प्रोन एरियाज के अंदर बोला गया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज कि पहले तो आप मॉनिटर कीजिए, दूसरा आप सर्विलेंस कीजिए, तीसरा आप ड्रॉट प्रोन एरियाज के अंदर वेटलैंड्स क्रिएट कीजिए, एफोरेस्टेशन कीजिए, डिफोरेस्टेशन को रोकिए, अलग अलग तरीके की स्पीशीज जो वाटर सेवी क्रॉप्स हैं उनको उगाइए। डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर बात की गई जो ट्रेडिशनल वे ऑफ सिस्टम है वाटर हार्वेस्टेशन का, आप उसको रीजनरेट कीजिए, रिक्रिएट कीजिए, रिजुविनेट कीजिए। और डिजर्ट के अंदर डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए आप जो अपनी सेटलमेंट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं अ, इस तरीके से बनाइए जिसमें आपकी तो नीड है वो पूरी हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो डिजर्ट लाइक कंडीशन जिनकी वजह से माइग्रेशन होता है डिजर्ट रीजन्स के अंदर, वो ना वो रुके। तो इन सारे ही मुद्दों के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, भारतीय सरकार की जो मिनिस्ट्री थी रूरल डेवलपमेंट, उसने प्रोग्राम बनाया 2008 के अंदर, 3 सब कंपोनेंट जिनके हमने अभी बात की। आज के टाइम पे अगर बात करें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम के अंदर इनको डाल दिया गया है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम या मैनेजमेंट प्रोग्राम। अभी इसको बोला जाता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कृषि सिंचाई योजना के अंदर बात की जाती है कि आप जो इरिगेशन करते हैं वो सस्टेनेबल कीजिए, माइक्रो मैक्रो इरिगेशन को यूज कीजिए, हैंड पंप को और समर सीवल का ज्यादा यूज मत कीजिए। अगर आप समर सीवल का भी यूज करते हैं तो पीएम कुसुम के अंदर सोलर पावर से चलेगा, वो लिमिट होगी, वाटर मीटर्स आएंगे। इसके अलावा जब आप सिंचाई करते हैं तो ड्रिप, स्प्रिंकलर, डिच इरिगेशन, इनका यूज कीजिए। कैनाल का जो वाटर रिलीज किया जाता है उसका एक टाइम होगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट उसको सर्विलेंस करेगा। इन सारी चीजों की बात की जाती है और ये भी बताया जाता है कि ज्यादा इरिगेशन आप रेन फेड से ही लीजिए और हार्वेस्टेशन कीजिए अपने खेत के अंदर ही। आप जो है मिलेट्स को यूज प्रोड्यूस कीजिए, ज्यादा वाटर कंज्यूम क्रॉप्स को जिसमें शुगर केन, राइस, इनका ज्यादा यूज मत कीजिए। मेन ऑब्जेक्टिव है इकोलॉजिकल बैलेंस होगा, कंजर्वेशन होगा, डिग्रेडेड नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन हो पाएगा, वेजिटेशन कवर बढ़ेगा और वाटर अवेलेबिलिटी, जिसमें वाटर टेबल भी है वो भी बढ़ेगी। आउटकम्स क्या है? रन ऑफ कम होगा, नेचुरल वेजिटेशन बढ़ जाएगी, वाटर टेबल बढ़ जाएगा। वट डू प्लांट्स नीड फॉर दियर ग्रोथ एंड हाउ डिड केमिकल फर्टिलाइजर्स कम इनटू यूज? तो यानी अगर हम बात करें तो जब हम प्लांटेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी की बात करें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन 78% हमें मिलता है एटमॉस्फेयर के अंदर, और सबसे ज्यादा हम बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एबेंडेंट के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट भी है वो नाइट्रोजन। नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट के फॉर्म में जब वो लेते हैं, एनर्जी अपनी प्रोड्यूस कर, एनर्जी अपनी फुलफिल करते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन की अहम भूमिका है। 78% हमने ऊपरी बात की, और कॉमनली फाउंड ऑर्गेनिक मटेरियल है नाइट्रोजन। और
ट्रेडिशनली जो फार्मर्स हैं वो ऐड करते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर टू द सॉइल, तो उसमें भी आपको नाइट्रोजन प्रोवाइड किया जाता है। अगर 19th सेंचुरी की बात करें तो नाइट्रोजन को आर्टिफिशियली ऐड किया जाता था यील्ड्स बढ़ाने के लिए, ताकि पॉपुलेशन, जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसकी फूड सप्लाई सस्टेनेबल वे में पूरी हो सके, फूड क्राइसिस ना हो, जिसमें आपकी यूरोपियन कंट्री, जिसमें इंग्लैंड और यूरोप जैसी कंट्री, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वहां पर भी इस तरीके से यूज किया जाता था। और पहला फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट जर्मनी के अंदर 1914 के अंदर बनाया गया। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन की, जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात है, 1960s के दौरान इसको इम्प्लीमेंट किया गया ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट ऑफ इंडिया, जिसमें हरियाणा, पंजाब ऐसे स्टेट्स थे। और इसी की बदौलत हम बात करते हैं कि जो सबसे ज्यादा अमीर स्टेट्स हुए, जो रिच स्टेट्स हुए, वो हमारे नॉर्थ वेस्ट बेल्ट के स्टेट्स हुए, जिसमें पंजाब है, टॉप रिचेस्ट स्टेट है, हरियाणा है, सेकंड रिचेस्ट स्टेट है, और यूटीज की अगर बात करें तो दिल्ली इज द फर्स्ट यूटी विच इज रिच इन द इंडिया, एंड चंडीगढ़ इज द सेकंड यूटी विच इज रिच इन इंडिया, थर्ड इज सिक्किम। ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो नॉर्मन बोरलॉग हमारे एग्री साइंटिस्ट थे, इनका मॉडल यूज किया गया 1960 के अंदर, जिनको बोला गया और इनको टाइटल दिया गया फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। इन्होंने HYV सीड्स की जो वैरायटी थी वो प्रोड्यूस की, डेवलप की व्हीट के अंदर, और इसी के लिए इनको नोबेल पीस प्राइज 1970 से अवॉर्डेड किया गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया इंडियन सिविल सर्विस के मेंबर रहे और नौकरी छोड़ करके एग्री साइंटिस्ट बने, और एग्रीकल्चर के अंदर एक सोशल इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल स्थापित करके गए। इससे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, व्हीट एंड राइस का काफी लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होने लगा। जब हमारी कंट्री व्हीट के लिए स्कार्स कंट्री मानी जाती थी, जिसमें द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती श्री इंदिरा गांधी वेंट टू द यूएस टू डिमांड द सप्लाई ऑफ व्हीट, and the United States of America abruptly, as a grant, disrespected the honorable prime minister. So that was the time, and this is the time when we have the food surplus India, where we are exporting, we are providing the humanitarian assistance to the countries, we are giving credit facilities to the countries, we are giving disaster resilient facilities to the country under the CDRI project, जहाँ पर हम व्हीट हो, राइस हो, वाटर हो, सभी चीजों को, और ये हमारे कंट्री की एक हम बोल सकते हैं कि अहम और एक सतत प्रयास को दर्शाती है। तो HYV सीड्स प्रोवाइड किए गए फार्मर्स को ताकि यील्ड बढ़े, और वाकई में यील्ड बढ़ा, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, सरप्लस आया फूड का। ग्रीन रिवॉल्यूशन से की अगर हम बात करें पीरियड की, तो 1967 से 68 फर्स्ट, और 1977 से 78 यहाँ पर इंडिया का जो स्टेटस है फूड डेफिशिएंट से फूड सरप्लस बना। और जब हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन वन, तो दैट वाज द 1 and 2.0, जिसके अंदर ऑफ ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और GM क्रॉप्स के बारे में भी हम बात करते हैं, दैट इज अंडर द 2.0। इसके अलावा 2.0 में क्या मान से आप बता सकते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से हम शिफ्ट होकर लैब बेस्ड प्रोडक्शन पर आए, लैब डेवलप्ड HYV सीड्स को यूज किया गया, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, वाटर का यूज बढ़ा, एग्रीकल्चर मशीनरीज लाइक ट्रैक्टर्स, जिसमें हम बात करते हैं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द प्रोडक्शन हाउस ऑफ वर्ल्ड एज फार द ट्रैक्टर्स इज कंसर्न। लेकिन कहीं ना कहीं एक चैलेंज हमारे सामने यही है कि इंडिया के जो फार्मर्स हैं या इंडिया की जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर मशीनरी, तो हमारे सामने सिर्फ एक ही चीज आती है और उसका नाम है ट्रैक्टर। जो ग्रीन रिवोल्यूशन है उसने कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर एक ऐसा इम्पैक्ट डाला कि एग्रीकल्चर मशीनरी को सिर्फ ट्रैक्टर के नाम से जाना जाने लगा, और दूसरा ट्रैक्टर को एज अ फेम भी रखा जाने लगा, जिसमें हम बात करते हैं हमारे कुछ नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स हैं। ट्रैक्टर एक डोमिनेंट एग्रीकल्चर फैमिली का इंसाइनिया भी बनकर रह गया। व्हाट आर द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ केमिकल एग्रीकल्चर एंड ग्रीन रिवोल्यूशन, तो क्या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हुए केमिकल एग्रीकल्चर के और ग्रीन रिवोल्यूशन के। फर्टिलाइजर का यूज बढ़ा, डिमांड बढ़ा, और पॉलिसी मेकर को फर्टिलाइजर्स की खपत बढ़ाने के लिए तो चैलेंज था ही, दूसरा उससे जो होने वाला पोल्यूशन है उसके लिए भी एक चैलेंज बढ़ा एग्रीकल्चर साइट्स के अंदर, जिसमें पोल्यूशन बढ़ा, यूट्रोफिकेशन ज्यादा हुआ, और जो प्रोडक्शन हुआ
यील्ड्स था वो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं लेस न्यूट्रिशन रहा और कॉन्टामिनेटेड रहा। लीचिंग हुई सॉइल की, डिजर्टिफिकेशन हो गया, कहीं ना कहीं माइग्रेशन भी हुआ। फर्टिलाइजर्स नेचुरल गैस से यूज किए जाते बनाए जाते थे, एक्सेस फर्टिलाइजर्स हुआ, पेस्टिसाइड्स लीचिंग हुई, पेस्टिसाइड्स से एक्सपोजर हुई, लैंड रन ऑफ होने लगा, एल्गल ब्लूम्स आ गए वाटर बॉडीज के अंदर, यूट्रोफिकेशन हुआ, वाटर टेबल नीचे चली गई, इरिगेशन के लिए दोबारा से डिमांड बढ़ी, जिसमें हम बोलते हैं समरसीबल का प्रोडक्शन, समरसीबल का डिपेंडेंस ज्यादा बढ़ गई, एंड फॉरेन मल्टीनेशनल्स की जो एंट्री है वो बढ़ गई पेटेंटेड सीड्स के अंदर। डेडली पेस्टिसाइड्स इज अनदर इशू। तो अगर आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो ना तो सीड्स के अंदर हम पेटेंट कर सकते हैं, ना प्लांट वैरायटीज के अंदर कर सकते हैं, दो वी हैव द सीड एक्ट आल्सो, और सीड बैंक की भी बात की जाती है इन टुडेज इंडिया। सॉइल कंजर्वेशन की मेथड की अगर बात करते हैं तो कुछ प्रोमिनेंट मेथड्स हैं। टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग सीढ़ी नुमा खेती, ये हमारे पहाड़ी रीजन के अंदर की जाती है, चाहे वो हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, वेस्टर्न घाट्स हो, ईस्टर्न घाट्स हो, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया ही क्यों ना। लेवलिंग की जाती है लैंड की हिल साइड के ऊपर, और सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। इरोजन नहीं होता है, बंद लगा दिए जाते हैं, एक सीढ़ी के ऊपर एक हल्का सा बंद लगा दिया जाता है मिट्टी का, सोइल बैरियर, जिसकी वजह से वाटर की ड्रेनेज तो रहती है लेकिन वाटर की लीचिंग नहीं हो पाती, सोइल की लीचिंग नहीं हो पाती है। पेरीमीटर रन ऑफ कंट्रोल, तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, उनसे कवर की जाती है ग्राउंड को, ताकि सोइल इरोजन ना हो, सरफेस फ्लो हो रहा है तो थोड़ा कम हो जाए। विंड ब्रेक्स, अब विंड ब्रेक्स क्योंकि जब सोइल सूख जाती है तो जब ज्यादा तेज विंड चलती है तो वो हमारी सोइल के जो सब सरफेस लेवल पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ड्रेन कर देती है, और हम बोल सकते हैं ब्लॉक करती है। तो इनको रोकने के लिए डेंस रो ऑफ ट्रीज लगाए जाते हैं विंडवर्ड एक्सपोजर पर, ताकि एग्रीकल्चर फील्ड में विंड इरोजन ना हो। इसी के संदर्भ में हम बात करते हैं कि जो हमारे हाईवेज होते हैं, जहाँ पर नॉइज पोल्यूशन काफी होता है, वहां पर भी इस तरीके से नॉइज ब्रेकर्स ट्रीज होते हैं, जिसमें सफेदे के पेड़ प्राइम है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, वो लगाए जाते हैं। कवर क्रॉप्स एंड क्रॉप रोटेशन, यानी जो लेग्यूम्स होती हैं, रेडिशेस होती हैं, और जो स्पीशीज होती हैं उनको रोटेट किया जाता है विद द कैश क्रॉप्स, ताकि जो ग्रीन मैन्योर है वो एज एक्ट करे और नाइट्रोजन की रिप्लेनिश करे, क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स बने रहे, यानी मोनोक्रॉपिंग नहीं होती है, पॉलीक्रॉपिंग होती है, या फिर हम मल्टी क्रॉपिंग ही बोल सकते हैं। पीडीसाइड्स सप्रेस नहीं होते हैं ज्यादा। सॉइल कंजर्वेशन फार्मिंग, जिसमें नो टिलेज, जीरो टिलेज की बात करते हैं, यानी आप उखाड़िए मत, आप कल्टीवेटर का यूज करते हैं जिससे धरती को उखाड़ दिया जाता है, मिट्टी को उखाड़ दिया जाता है काफी, 5 से हम बोल सकते हैं 2 से 3 सेंटीमीटर तक, तो आप टिल मत कीजिए उसको। ग्रीन मैन्योर्स यूज कीजिए। सोइल इनहेंसिंग प्रैक्टिसेस, जिसके अंदर आप बायो मैन्योर का यूज कीजिए, जैविक खाद का यूज कीजिए, बीज मित्र का यूज कीजिए, और वर्जिन जो लैंड है उसकी बायोलॉजी को मिनिमाइज मत कीजिए, सोइल को डैमेज होने से बचाइए, इरोजन मत होने दीजिए, प्लांट ग्रोथ करिए, एफोरेस्टेशन करिए, जिसमें हम बात ही करते हैं कि आप खेत के बीच में जो वेस्टलैंड होता है वहां पर आप ट्रीज उगा देते हैं, जिसको मिक्स फार्मिंग के अंदर भी लगाया जाता है। सैलिनिटी मैनेजमेंट, इसमें आप इरिगेशन ज्यादा मत यूज कीजिए, अगर आप करते हैं तो रेन फेड पे ज्यादा डिपेंड रहिए। मिलेट्स का यूज ज्यादा, मिलेट्स का प्रोडक्शन ज्यादा कीजिए, और जो वाटर यूसेज आप करते हैं वाया द कैनाल्स या फिर वाया द इरिगेशन, उसको भी साइंटिफिक मैनेजमेंट से करिए, जिसमें माइक्रो इरिगेशन की बात करते हैं, जिससे फर्टिलिटी बनी रहेगी, लीचिंग नहीं होगी, यूट्रोफिकेशन नहीं होगा, और वीडीसाइड्स भी ज्यादा नहीं बनेंगे। मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन के अंदर हम बात करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो प्लांट्स को चाहिए अपनी मिनरल नीड पूरी करने के लिए, जब वो लीच हो जाते हैं तो मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं, अलग से आपको केमिकल्स डालने पड़ते हैं। तो ऐसा ना करें, इसके लिए आप मिनरल डिप्लीशन होने से रोकिए, जिसमें आप, हम बात करते हैं सोइल हेल्थ कार्ड, भारत सरकार की स्कीम भी है, वॉलंटरी है, जिसके अंदर जो भी मिनरल की कमी है वो एडिशनली सिर्फ आप वही डालिए, ज्यादा मिनरलाइजेशन मुट्ठी भर के सारी चीजें मत डालिए। तो इस तरीके से आप मिनरलाइजेशन को एक लेवल कर सकते हैं। एडिंग राइस हस्क, जो चावल का छिलका होता है उसको आप यूज कर सकते हैं, हस्क डिग्रेड्स को, जो कि मैन्योर का काम करता है सोइल के अंदर और रन ऑफ होने से बचाता है। डाइल्यूशन की अगर बात करें तो जो पोल्यूटेंट्स होते हैं सोइल से, जब वो लार्ज क्वांटिटी में सोइल के साथ मिक्स होकर
लीच आउट हो जाते हैं तो डाइल्यूशन हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का। और हम देख सकते हैं कि इसके लिए आपको बंस क्रिएट करने चाहिए फार्म्स के अंदर। वेपर एक्सट्रैक्शन, जब एयर इंजेक्ट की जाती है सोइल के अंदर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिमूव हो जाते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं क्विकली, तो आपको वो नहीं करना चाहिए। बायो रिमीडिएशन, यानी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया का यूज करना चाहिए, जिसके अंदर आप जैविक खेती की अगर बात करेंगे और नेचुरल फार्मिंग की जब आप बात करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जब आप बात करते हैं, तो उसके अंदर बायो रिमीडिएशन इज एन इंपॉर्टेंट इंटेग्रल पार्ट। फाइटो रिमीडिएशन, यानी ऐसे प्लांट्स आप यूज कीजिए जिनकी रूट्स जो है वो पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लें और उनके अपने स्टेम्स और लीव्स के अंदर जो माइन्यूट केमिकल्स होते हैं, माइन्यूट पॉल्यूटेंट होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करें। और कहीं ना कहीं फाइटो रिमीडिएशन यानी रीजेनरेट करते सॉइल। फिक्की की रिपोर्ट है जिसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो अपने अपनी एक्सपर्टीज के अंदर जाने जाते हैं। बायो फार्मा, वैक्सीन, डायग्नोस्टिक, सर्विस में क्लिनिकल ट्रायल, मेडिकल डिवाइस, एग्रीकल्चर के अंदर बीटी कॉटन, इंडस्ट्रियल के अंदर बायो रेमिडिएशन और इन्फॉर्मेशन के अंदर डाटाबेस, डाटा एनालिसिस। रोल क्या है गवर्नमेंट का बायोटेक्नोलॉजी में? तो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, नोडल है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर, जो रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन करता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें अफोर्डेबल हेल्थ, वेलनेस, एनवायरमेंट, सेफ्टी, क्लीन एनर्जी, बायोफ्यूल, बायो मैन्युफैक्चरिंग सबकी बात की जाती है। So on this note, we are ending here. Thank you so much and keep watching Answer Card.